लर्निंग स्कूल बाय सचिन। हम पढ़ रहे थे एनटीपीसी ग्रुप डी एसएससी और अभी यूपी टेट जो 20 अगस्त से होने वाला है उसके एग्ज़ाम के लिए, और यूपीएसआई जो आने वाला एग्ज़ाम है उसमें हम हमारी जो हिस्ट्री की सीरीज है उसमें चैप्टर 12 हो गए दक्षिण भारत तक। उसमें हम अब एक नया चैप्टर जोड़ेंगे, चैप्टर 13 इस्लाम का भारत में आगमन। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे इस्लाम का भारत में आगमन हुआ। तो जैसा कि इस्लाम का उदय अरब देश में हुआ, पूरे विश्व में इसका प्रसार हो गया। 7वीं शताब्दी में भारत पर अरबों के आक्रमण के बाद भारतीय लोग इस्लाम से परिचित हुए और धीरे धीरे इस्लाम भारतीय संस्कृति का अंग बन गया। तो जो ये इस्लाम था ये अरब देश से शुरू हुआ और 7वीं शताब्दी में जब भारत पर अरबों ने आक्रमण किया तो भारतीय जो लोग थे वो इस्लाम धर्म से परिचित हुए और इस प्रकार धीरे धीरे इस्लाम जो है भारतीय संस्कृति का अंग बन गया। जो ये तस्वीर में दिखाया गया है ये मक्का है। अब इस्लाम धर्म की शुरुआत कैसे हुई? यह अरब देश की बात है। वहाँ के मक्का नामक शहर में सन 570 ईस्वी में हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। उस समय अरब में अनेक छोटे छोटे कबीले थे जो लगातार एक दूसरे से लड़ते रहते थे। अब उन लड़ने से हुआ क्या कि ये जो लोग थे बहुत सारी देवी देवताओं की पूजा करते थे। हजरत मोहम्मद इन कबीलों के बीच आपसी सौहार्द एवं भाईचारा बढ़ाने के लिए यह संदेश देने लगे कि ईश्वर एक है, एकमात्र अल्लाह की सीधे और सरल तरीके से प्रार्थना करनी चाहिए। मोहम्मद साहब ने कहा कि अल्लाह को मानने वाले सब लोग बराबर है और एक हैं। तो जी अरब देश है, इसमें एक मक्का नामक शहर है। उसमें क्या हुआ कि 570 ईसा पूर्व में क्या था, हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। तो उन्होंने प्रवचन दिए कि भाई अल्लाह एक है, भगवान एक है। तो उनकी इन बातों का लोगों ने विरोध किया। तो ये जो विरोध हुआ तो मोहम्मद साहब को इस विरोध के कारण मक्का छोड़कर 622 ईस्वी में दूसरे शहर मदीना जाना पड़ा। मक्का मदीना दो शहर है ना, तो जो मदीना गए वो मक्का छोड़कर, तो उनका ये जो जाना था ये क्या कहलाया, ये हिजरत कहलाया। इसी समय से मुसलमानों का हिजरी संवत प्रारंभ होता है। तो हिजरी संवत क्या होता है, 622 ईस्वी से माना जाता है। और हिजरत क्या होता है, पैगंबर साहब का मक्का से मदीना जाना। जो मोहम्मद साहब की मृत्यु थी वो 632 ईस्वी में हुई। इस्लाम धर्म के 3 बुनियादी सिद्धांत है, समता, समानता तथा बंधुत्व। जो हजरत मोहम्मद थे ये इस्लाम धर्म के पैगंबर कहलाए। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद अरब में खलीफाओं का प्रभुत्व स्थापित हो गया। अभी खलीफा कौन है? खलीफा जो थे ये पैगंबर के उत्तराधिकारी के रूप में मुस्लिम जगत के धार्मिक गुरु तथा राजनीतिक प्रशासक होते थे। इन्होंने अपना साम्राज्य अरब देश, सीरिया, इराक, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका तथा स्पेन तक फैलाया। अब भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार कैसे हुआ, मतलब कि इस्लाम धर्म भारत में कैसे आया? तो भारत में इस्लाम धर्म समय समय पर कई तरह से आया व फैला। जैसे कि भारत पर अरबों का पहला आक्रमण। यह आक्रमण कब हुआ था? ये खलीफा उमर के समय में 639 ईस्वी में थाना, ये थाना क्या है, महाराष्ट्र का एक जिला है, यानी कि पश्चिमी तट पर, यानी जो वेस्टर्न घाट है पर हुआ। यह आक्रमण सफल नहीं हुआ। जब ये सफल नहीं हुआ तो अब क्या हुआ कि इस प्रकार भारतीय लोग इस्लाम धर्म मानने वालों के संपर्क में आए। इसके बाद 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के एक राजा होते थे, राजा दाहिर, उसको पराजित कर सिंध पर अरबों का राज्य स्थापित कर दिया। तो क्वेश्चन बनता है कि इस्लाम धर्म जो सबसे पहला जो सफल आक्रमण हुआ था वो किसके समय में हुआ था? मोहम्मद बिन कासिम। तो इस पर क्वेश्चन बनता है कि जो सबसे पहले आक्रमण किया था भारत पर वो कौन था? वो मोहम्मद बिन कासिम था। लेकिन उससे पहले खलीफा उमर भी था, लेकिन उसका जो आक्रमण था वो सफल नहीं हो पाया। अब जो ये थाने जगह है ये महाराष्ट्र में एक जिला है थाना। जैसे कि हम जानते हैं कि अभी एनटीपीसी रेलवे के एग्जाम चल रहे थे तो उसमें क्वेश्चन पूछा जाता था कि सबसे पहली जो ट्रेन चलाई गई थी वो कहाँ चलाई गई थी? तो वो थाने में ही चलाई गई थी। सेकंड नंबर है, अरब व्यापारी भारत के पश्चिमी तट पर व्यापार करने आते थे। यानी कि जो अरब सागर के रास्ते, वो जो वेस्टर्न घाट है वहां पर क्या करने आते थे? वो व्यापार करने आते थे। तो वहां के जो बंदरगाहों पर छोटी छोटी बस्तियां बनाकर वो रहने लगे। जो उनकी बस्ती थी, इन बस्तियों को बसाने में जो भारतीय राजा थे उन्होंने भी मदद की। तो इस प्रकार भारतीय लोग इस्लाम धर्म के संपर्क में आए।
फिर है कि ये नंबर 3 पॉइंट है, वो कैसे संपर्क में आए कि भारत के उत्तरी हिस्सों में इस्लाम धर्म की जानकारी कैसे आई, वो ईरानी जो शरणार्थी थे उनके द्वारा आई। यानी कि जो 900 ईस्वी में पूरे ईरान देश पर जो तुर्क यानी कि जो ओटोमन एम्पायर था उसके कबीले जो थे वो हमले कर रहे थे, तो उनसे बचने के लिए ईरानी ने क्या किया, भारत में शरण ली। तो वो ईरानी शरणार्थी के द्वारा भी भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार हुआ, यानी कि वो संपर्क में आए, जो भारतीय लोग थे वो इस्लाम धर्म के संपर्क में आए। 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक से भारत में तुर्क लोगों ने अपना राज्य स्थापित कर दिया था, यानी कि जो ओटोमन एम्पायर था वो भारत में स्थापित हो गया था। तो इस समय तक जो बहुत से तुर्क लोग थे वो भी इस्लाम धर्म मानने लगे थे। 5वां पॉइंट है कि जो 12वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के बीच कई ऐसे संत हुए हैं जैसे कि कबीर, नानक, तुकाराम, रामानंद, जिन्होंने साधारण भाषा में दोहे और गीत गाए। इसी प्रकार कई मुस्लिम संत भी थे जो सूफी संत कहलाते थे, जैसे कि अजमेर के ख्वाजा मोहद्दीन चिश्ती, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया, ये बहुत जाने माने सूफी संत थे। अब इन संतों के कारण क्या हुआ, जो विचार जो थे भक्त संतों के वो विचार से मिलते जुलते थे, यानी कि जो ये हमारे संत थे और जो ये सूफी संत थे इनके जो विचार थे वो आपस में मिलते जुलते थे। तो सूफियों ने इस बात पर जोर दिया कि सच्चे दिल से अल्लाह को प्रेम करना और अपने बुरे कामों पर पश्चाताप करना अल्लाह को पाने का सही तरीका है। इन संतों के विचार की मदद से हिंदू और मुसलमान लोगों ने एक दूसरे के धर्म की समान बातें समझी। लोगों के बीच यह विचार बैठने लगा कि एक ही ईश्वर है, उसे अल्लाह, ईश्वर, परमेश्वर, भगवान जैसे नामों से जाना जाता है। तो जो इस तरीके के विचार थे, यानी कि हमारे जो संत थे उनके भी थे और जो सूफी संत कहलाते थे उनके विचार आपस में मिलते थे। अब जब विचार मिलने लगे तो मिलने जुलने के फायदे क्या हुए, तो यानी कि जो अरब से जो लोग आए थे भारतीयों ने उनसे क्या सीखा और अरब वालों ने भारतीयों से क्या सीखा। तो जैसे एक कागज बनाना है, कागज बनाना भारतीयों ने किससे सीखा था, अरबों से सीखा। चरखे से सूत काटना ये भी भारतीयों ने अरबों से सीखा। सिले हुए कपड़े, सलवार कमीज, ये भी किससे सीखा, अरबों से सीखा। खान पान में जैसे कचौड़ी समोसा बनाना ये भी अरबों ने भारतीयों ने अरबों से सीखा। अब जब भारतीयों ने अरबों से सीखा तो अरबी को सीखेंगे, तो अरब के लोगों ने भारतीयों से क्या सीखा, हिंदी संख्या से अरबी संख्या बनाना, संख्या की गणना करना। जैसे कि हम जानते हैं कि शून्य खोज किसने की थी, आर्यभट्ट ने की थी। ज्योतिष, गणित, शतरंज का खेल, भारतीय संगीत, चिकित्सा शास्त्र, आयुर्वेद का ज्ञान है। शतरंज के जो खेल की शुरुआत हुई थी वो भारत से हुई है। अभी एक एग्जाम हुआ था कुछ समय पहले यूपीपीसीएल का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि जो शतरंज खेल का आविष्कार किस देश में हुआ है, तो उसका आंसर है भारत। तो यानी कि जो शतरंज खेल का आविष्कार है वो भारत में हुआ है। चिकित्सा के क्षेत्र में एक महान आयुर्वेदिक कौन, चरक। चरक किसके टाइम पे थे, कनिष्क के टाइम पे थे। तो चिकित्सा के क्षेत्र में चरक है, जिन्होंने चरक संहिता लिखी है, ये कनिष्क के टाइम के थे। भारतीय संगीत और शतरंज खेल मैंने बताया भारत का है और ये अरबों ने भारतीयों से सीखा। अब उसके बाद क्या था कि जब तुर्क आक्रमण थे वो भारत पर लगातार हो रहे थे, तो उस समय क्या था कि भारत में कोई शक्तिशाली शासक नहीं था, छोटे बड़े राज्य और सामंत शासन करते थे जो अधिकांश राजपूत थे। अतः इस युग को क्या कहते थे, राजपूत युग कहा गया। समाज में क्या था, जाति पाति तथा भेदभाव के बंधन पर आधारित था। इस समय जाति व्यवस्था में और अधिक कठोरता आ गई थी। भारतीय समाज अपने खान पान एवं विचार को श्रेष्ठ समझता था, अतः दूसरे देशों में क्या हो रहा है उससे उसे कोई मतलब नहीं था, बस जो अपने देश में चल रहा है वही हो रहा था। कि ऊंच नीच का बहुत ज्यादा बोलबाला था। जो तुर्क आक्रमण के समय उत्तर भारत में कौन कौन से बड़े वंश थे, चौहान थे, तोमर, गहडवाल, चंदेल, चालुक्य जैसे राजपूत वंशों के राज्य थे। तो इसी समय तुर्कों ने क्या किया, जिनका राज्य ईरान, अफगानिस्तान, तुर्किस्तान में था, भारत में अपना राज्य फैलाने के लिए उन्होंने आक्रमण करना शुरू कर दिया। क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पर एकता नहीं थी, सब राजा अपना अपना राज्य विस्तार करने में लगे हुए थे। जात पात का बहुत बड़ा बोलबाला था, ऊंच नीच का था। इस वजह से तुर्कों ने यहाँ पर अपना राज्य स्थापित करने का आक्रमण करने शुरू किए।
तो सबसे पहले किसने आक्रमण किया? महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण होता है। अब ये महमूद गजनवी कौन था? महमूद जो गजनवी है, ये गजनी मध्य एशिया में स्थित अफगानिस्तान के एक छोटे से राज्य का स्वामी था। यह राज्य पैगंबर साहब के उत्तराधिकारी जो थे, खलीफा बताया था ना पिछली स्लाइड में, खलीफा कौन होते हैं? जो पैगंबर साहब के उत्तराधिकारी थे या मुस्लिम धर्म के जो राजनीतिक गुरु हैं वो खलीफा कहलाते थे, कि साम्राज्य से ये स्वतंत्र हो चुका था। क्या? जो गजनी अफगानिस्तान का। इनके शासक सुल्तान कहलाए, इसलिए इन राज्यों को सल्तनत या सुल्तनत कहा गया। तो महमूद गजनवी कहाँ था? मध्य एशिया में स्थित अफगानिस्तान के छोटे से राज्य का स्वामी था। तो तुर्क लोगों द्वारा पहला बड़ा जो हमला हुआ था वो गजनी राज्य, यानी कि जो गजनी राज्य अफगानिस्तान का है, महमूद गजनवी नाम के तुर्क राजा ने भारत पर हमला किया। पर वह भारत पर राज्य नहीं करना चाहता था। उसकी नजरें ईरान, अफगानिस्तान व खुरासान के क्षेत्र में ही दूसरे तुर्क राजाओं को हराकर राज्य गजनी को बढ़ाने में लगी थी। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब गजनी को यहाँ पर अपना शासन नहीं करना था, अपना राज्य का विस्तार नहीं करना था, तो फिर उसने भारत पर हमला क्यों किया? तो गजनी भारत क्यों आया? गजनी का केवल भारत आने का एक कारण ये था कि वो अपनी सेना को सुदृढ़ और अच्छी बनाना चाहता था, और उसे बनाने के लिए उसे धन की जरूरत थी। तो धन जुटाने की कोशिश में उसने 1000 ईस्वी से सन 1025 ईस्वी तक 17 बार विभिन्न राजपूत राज्यों पर आक्रमण किया और उनके धन पर कब्जा किया। मंदिर और बौद्ध मठों को तोड़ा और उसने लूटा। इसमें 1025 ईस्वी में सोमनाथ का जो मंदिर है आक्रमण सबसे प्रसिद्ध है। तो ये क्वेश्चन आता है कि महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो उसका आंसर है महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। और उसका आक्रमण करने का कारण क्या था? केवल यहाँ से धन लूटने का उसका मेन मकसद था। और ये है सोमनाथ का मंदिर जो 1025 ईस्वी में महमूद गजनी ने आक्रमण करके सबसे ज्यादा इसी को लूटा था उसने। तो सोमनाथ मंदिर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि सोमनाथ मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल में स्थित है। सौराष्ट्र क्षेत्र से काफी क्रिकेटर आए हैं, जैसे कि चेतेश्वर पुजारा, रविंद्र जडेजा और इरफान पठान, यूसुफ पठान, ये सब सौराष्ट्र से खेलते थे। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, यानी कि जो 12 ज्योतिर्लिंग है हमारे भारत में उसमें से ये एक है। जैसे कि एक बनारस में है, एक मध्य प्रदेश उज्जैन में है महाकालेश्वर, और एक हरिद्वार में है। तो इस तरीके से ये 12 ज्योतिर्लिंग है, उनमें से एक ज्योतिर्लिंग ये सोमनाथ मंदिर भी है। इस मंदिर को कई बार आक्रमणकारियों ने नुकसान पहुंचाया। आधुनिक मंदिर का जो निर्माण है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयास से हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे ये। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथों 11 मई 1951 को यहाँ ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई। 11 मई पे क्वेश्चन और आता है कि 11 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 11 मई को प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। 11 मई को क्या हुआ था? पोखरण में परमाणु बम की भारत ने एक्सपेरिमेंट किया था जो सफल हुआ था। वो किसके समय में हुआ था? अब्दुल कलाम ने किया था। उस टाइम पर प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। तो महमूद गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? 17 बार आक्रमण किया था। तो जो सोमनाथ का मंदिर है जो फेमस, उस पर सबसे ज्यादा उसने लूट की थी वो 1025 ईस्वी में उसने किया था। तो सोमनाथ मंदिर कहाँ है? गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरवाल में स्थित है। गुजरात राज्य की राजधानी है गांधीनगर। एक अल-बरूनी है, ये एक अल-बरूनी की दृष्टि में भारत। अल-बरूनी कौन था? अल-बरूनी मध्य एशिया का प्रसिद्ध विद्वान था। इनका मूल नाम अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद था। इनका जन्म 973 ईस्वी में खीवा यानी कि मध्य प्रदेश में हुआ था। अल-बरूनी महमूद गजनवी का समकालीन था। तो किसका समकालीन था? महमूद गजनवी का समकालीन था। वह भारत आया, उसने यहाँ संस्कृत भाषा, भारतीय दर्शन और ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन किया। अल-बरूनी ने अपनी पुस्तक तहकीक-ए-हिंद में 11वीं शताब्दी में भारत के सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन पर विस्तार से जानकारी दी। तो जो तहकीक-ए-हिंद है किसकी बुक है? ये
अल बरूनी की बुक है। ये किसका समकालीन था? महमूद गजनवी का समकालीन था। उसने इस बुक में क्या विस्तार से जानकारी दी? उसने बताया कि विदेशियों के प्रति यहाँ के लोगों के विचार बहुत संकुचित हैं। विदेशियों के तौर तरीके, पहनावे के तरीके, खान पान उन्हें पसंद नहीं है। यानी कि जो भारतीय लोग थे, वो जो विदेशी होते थे, फॉरेनर्स होते थे, उनके जो खान पान या रहने के तरीके थे वो उन्हें पसंद नहीं थे। इन्हीं कारणों से वे उन्हें मलेच कहते थे। दूसरा उसने बताया कि भारत के लोग अपने अपने पारंपरिक व्यवसाय को ही अपनाते थे। भारतीय खगोल एवं खगोल वैज्ञानिक 5 व्यवस्था इनके 5 सिद्धांत के रूप में दी गई, जैसे कि पृथ्वी और ग्रह, उनका आकार और घूमना, सूर्य और चंद्र ग्रह, आकार, अक्षांश और देशांतर, यानी कि ये सब उसने अपनी पुस्तक में बताया। इसके बाद तो अलबरूनी किसके समकालीन था? मोहम्मद गजनवी के समकालीन था। उनकी पुस्तक का नाम है तहकीके हिंद। इसमें उसने 11वीं शताब्दी में जो सामाजिक या सांस्कृतिक जीवन था उसके ऊपर उसने व्याख्या की है, यानी कि उसके बारे में उसने बताया है। तो मलेच क्या थे? मलेच उन्हें कहते थे, भारतीय जो थे उन्हें मलेच कहते थे, क्योंकि उन्हें उनका खान पान रहन सहन पसंद नहीं था विदेशियों का। तो तहकीके हिंद किसकी पुस्तक है? अल बरूनी। अल बरूनी कहाँ का था? मध्य एशिया का था, खीवा का। फिर आता है मोहम्मद गोरी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है मोहम्मद गोरी, क्योंकि इसी के आने के बाद भारत में इस्लाम धर्म आया और जो यहाँ पे हिंदू राजा थे, मेन जो थे यहाँ पे राजपूत, उसका इन्होंने राजवंश को उन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। तो मोहम्मद गोरी ही मेन है। वैसे तो मोहम्मद बिन कासिम था पहला जिसने सफल आक्रमण किया था भारत पर, लेकिन जो मेन है वो मोहम्मद गोरी है, क्योंकि इसी के बाद से भारत में सब कुछ बदल गया। तो मोहम्मद गोरी कौन था? ये अफगानिस्तान के गोर नामक स्थान का था। उसने गजनी पर 1173-74 ईस्वी में अधिकार कर लिया था। भारत पर उसने पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया। अब ये मुल्तान जो वर्तमान पाकिस्तान में है, मुल्तान का सुल्तान किसको कहा जाता है? वीरेंद्र सहवाग को, क्योंकि उसने वहां पर भारत की तरफ से पहली ट्रिपल सेंचुरी लगाई थी। भारत की तरफ से 2 ट्रिपल सेंचुरी लगाने वाला पहला क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ही है। तो भारत पर जो उसने पहला आक्रमण किया था 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया। अब मुल्तान के बाद वो उसने क्या किया? उसने गुजरात पर आक्रमण किया, लेकिन यहाँ पर उस समय चालुक्य वंश के राजा होते थे मूलराज द्वितीय। उनकी एक साहसी विधवा माँ थी जिनका नाम था नायका देवी, के नेतृत्व में आबू पहाड़ के निकट उसने मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया। यह भारत में उसकी पहली पराजय थी। तो यहाँ से मोहम्मद गोरी से ये भी सीख सकते हैं कि अगर कहीं पे हार मिले तो उससे निराश नहीं होना चाहिए। तो जब ये यहाँ पे ये हार गया, इसने क्या किया? इसने अपना रुख चेंज किया। अब इसने मुल्तान पे यानी कि पंजाब के रास्ते आना स्टार्ट किया। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि बाबर कौन से रास्ते आया था? तो बाबर सिंध और पंजाब के रास्ते ही भारत में आया था, क्योंकि वही वाला बॉर्डर खुला हुआ था। वहीं पर ही राजा में क्या होती थी? कमजोरी थी। इसके बाद उसने भारत पर आक्रमण का रुख बदला और पंजाब पर आक्रमण किया। 1190 ईस्वी तक उसने संपूर्ण पंजाब को जीत लिया। पंजाब जीतने के बाद उसकी राज्य की सीमाएं दिल्ली और अजमेर के शासक पृथ्वीराज तृतीय, यानी जो पृथ्वीराज चौहान है, कौन से नंबर के थे? पृथ्वीराज तृतीय थे, के राज्य से मिलने लगी। अब पृथ्वीराज से युद्ध करने के लिए मोहम्मद गोरी को किसने आमंत्रण दिया था? गहड़वाल वंश के जय चंद ने उसको निमंत्रण दिया था कि वो आए और पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करें। अब पृथ्वीराज चौहान कौन थे? पृथ्वीराज चौहान एक वीर, साहसी एवं योग्य सेना नायक थे। इन्होंने कई राजपूत शासकों को पराजित किया। इनमें चंदेल शासक परमार्दी देव भी था। परमार्दी देव के अल्लाउद्दीन नाम के 2 लोग प्रसिद्ध सेना नायक थे जिनके साथ भीषण युद्ध हुआ, पर वे युद्ध में मारे गए। जब भटिंडा पर मोहम्मद गोरी का अधिकार हो गया तो कर लेने के बाद अब पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी के मध्य संघर्ष की स्थिति बन गई। तो अब ये क्या हुआ? उनके बीच संघर्ष की स्थिति बन गई। ये तर्राइन में युद्ध होता है। ये दोनों युद्ध बहुत फेमस हैं, क्योंकि इन्हीं के बाद से भारत में इस्लाम धर्म का आगमन माना जाता है मेन रूप से, और सब कुछ यहाँ पर बदल गया। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य जो पहला तर्राइन का युद्ध होता है, तर्राइन कहाँ है? ये हरियाणा के करनाल जिले के मैदान में हुआ। इसमें मोहम्मद गोरी की हार हुई। मोहम्मद गोरी फिर हार गया। ये इतना हार गया था कि ये बिल्कुल मरने वाला था, लेकिन इसका एक गुलाम होता था कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि वही ऐबक जिसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, वो इसको बचा ले गया।
जब इसको बचा लिया गया तो इसने क्या किया, एक साल बाद इसने अपनी सेना को और सुदृढ़ किया और इसने अपनी शक्ति बढ़ाई और फिर से तराइन का दूसरा युद्ध करने आया 1192 ईस्वी में, एक साल बाद। तो एक वर्ष के बाद मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध हुआ। इस बार मोहम्मद गौरी विजय हुआ और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया। इसके बाद जो ये जयचंद है, घेड़वाल वंश के थे ये जयचंद। मैंने ये पिछले जो हिस्ट्री का हमारी लेक्चर हुई थी उसमें कवर किया था, जयचंद घेड़वाल वंश के थे। तो इसके बाद क्या हुआ, 1194 ईस्वी में उसके 2 साल बाद चंदावर का युद्ध हुआ। चंदावर का युद्ध बहुत फेमस है, किस किस के बीच हुआ, ये मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित कर दिया। तो मोहम्मद गौरी की जो मृत्यु थी वो 1206 ईस्वी में हुई। तब तक उसने क्या किया, संपूर्ण भारत उसके अधीन हो चुका था। उसके बाद क्या था, सल्तनत काल शुरू हो गया, यानी कि इसे गुलाम वंश कहते हैं। गुलाम वंश का गुलाम कौन था इसका, कुतुबुद्दीन ऐबक, वो हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तो सन 1192 का जो तराइन का युद्ध निर्णायक सिद्ध हुआ। मोहम्मद गौरी की जीत ने तुर्कों के लिए भारत के द्वार खोल दिए, जिससे सल्तनत काल की शुरुआत हुई। तो इस लेक्चर में हमने क्या क्या किया कि कैसे इस्लाम धर्म की स्थापना हुई। इस्लाम धर्म की स्थापना किसने की थी, हजरत पैगंबर ने की थी। हजरत जब मक्का में रहते थे वो 570 ईसा पूर्व उनका जन्म हुआ था, और मक्का से मदीना जाना वो क्या कहलाया, उनका हिजरत कहलाया, और यही उनका हिजरत संवत कहलाता है 622 ईस्वी में। इनके 3 बुनियादी सिद्धांत बताए थे मैंने, समता, समानता और बंधुत्व। इस लेक्चर में हमने क्या कवर किया हो कि कैसे इस्लाम धर्म भारत में आया। पहला कौन था आक्रमण करने वाला, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद गजनवी पहला तुर्क था जो केवल यहाँ पर आक्रमण करना आया था, उसने 17 बार आक्रमण किया था। एक अलबरूनी था जिसने तहकीक हिंद नामक पुस्तक लिखी। उसके बाद मोहम्मद गौरी जो मेन था, उसने यहाँ पर 2 फेमस युद्ध किए, तराइन का पहला युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध, पृथ्वीराज चौहान, और उसके बाद में चंदावर का युद्ध किया जिसमें उसने जयचंद को हरा दिया। इस प्रकार से उसने यहाँ पर इस्लाम धर्म की स्थापना मुख्य रूप से कर दी। होमवर्क है, मोहम्मद महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर किस वर्ष आक्रमण किया। दूसरा क्वेश्चन है, तराइन का द्वितीय युद्ध किस वर्ष हुआ था। और तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, शतरंज खेल की शुरुआत किस देश से हुई है। पोस्ट योर आंसर इन कमेंट सेक्शन। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।